नमस्कार बच्चों। देखो बच्चों, पिछली क्लास में हम एक पोएम पढ़ रहे थे और पोएम का नाम था द हेवन ऑफ फ्रीडम। ठीक है, ये पोएम जब मैंने आपको पढ़ाना शुरू किया था तो रविंद्रनाथ टैगोर, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, शिक्षा ऋषि रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में आपको मैंने तफसील से जानकारी दी थी कि कौन से सन में उनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था, कौन सी किताब पे मिला था। आपको याद होगा गीतांजलि इज ए कलेक्शन ऑफ हिज पोएम्स। गीतांजलि उनकी कविताओं का एक संग्रह है। दैट वाज ओरिजिनली रिटन इन बंगाली, जो मूल रूप से बंगाली भाषा में लिखी गई थी, रची गई थी। और जब पोएट विदेश के दौरे पर थे, जब उनकी यूनिवर्सिटी के अंदर पैसे की आवश्यकता थी, फंड की जरूरत थी, चंदे की जरूरत थी, तो चंदा इकट्ठा करने के उद्देश्य से देशाटन करते थे, विदेशाटन भी करते थे। कहते हैं जब भी वो बाहर जाते थे, खासतौर पे ये उधर इंग्लैंड की तरफ, तो आयरलैंड में उनके एक दोस्त, आयरलैंड के उनके एक मित्र थे जिनका नाम है W.B. येट्स। उसकी कविता भी आपकी चलती है। W.B. येट्स की एक कविता है बच्चों जो बड़ी फेमस है। वो कविता अक्सर जो है वो जिस कविता का मैं नाम लेने जा रहा हूं, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट एंथोलॉजाइज्ड पोएम्स। वह भी सर्वाधिक संकलित कविताओं में से एक है। तो एक तो बच्चों द स्वान ऑफ कूले, इस तरह की कविता उनकी है ना, बड़ी प्रसिद्ध है। एक कविता उनकी बड़ी फेमस है, कौन सी? ए प्रेयर फॉर माई डॉटर। ए प्रेयर फॉर माई डॉटर, मेरी बेटी के लिए एक प्रार्थना। ऐसी कविता भी उन्होंने लिखी है और ईश्वर से उन्होंने प्रार्थना की। जैसे टैगोर कह रहे हैं कि जब मेरा देश आजाद हो तो वास्तव में आजाद हो, इस प्रकार का आजाद नहीं हो जैसा आजादी हो गया है। गिरजा कुमार माथुर कवि का नाम सुना होगा बच्चों। गिरजा कुमार माथुर का नाम इसलिए आपको जरूरी है, आप ये वो वैसे तो हिंदी के पोएट हैं पर अंग्रेजी में भी उनका एक महत्व इसलिए है क्योंकि वी शैल ओवरकम वन डे, ओ डीप इन माई हार्ट आई डू बिलीव दैट वी शैल ओवरकम वन डे। यू नो, आई थिंक यू माइट हैव हर्ड दिस पोएम। ये कविता आपने जरूर सुनी होगी और सुननी चाहिए, क्योंकि एक्चुअली ये जो कक्षा 5 है, राजस्थान बोर्ड की जो कक्षा 5 है, उसकी पहली कविता यही है। कौन सी? वी शैल ओवरकम वन डे। तो इस कविता को जो है टेंडल नामक कोई कवि है अंग्रेजी, उन्होंने तो इस कविता को रचा था। बट दिस पोएम वाज ट्रांसलेटेड इनटू हिंदी बाय गिरजा कुमार माथुर। इस कविता का हिंदी में अनुवाद किया गिरजा कुमार माथुर ने। वो गीत आपने जरूर सुना होगा। हिंदी अनुवाद में कौन सा? हम होंगे कामयाब, ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। दिस इज द ट्रांसलेशन ऑफ दैट सॉन्ग। मिलिट्री सॉन्ग कहते हैं। तो मैं दूसरी बात बता रहा था कि आयरलैंड के अंदर जो कवि है बच्चों, जिनका नाम क्या था? W.B. येट्स। W.B. येट्स का पूरा नाम है विलियम बटलर येट्स। तो विलियम बटलर येट्स को अंग्रेजी साहित्य का बहुत ही अच्छा कवि, बहुत अच्छा हस्ताक्षर माना जाता है। और मजे की बात यह है कि टैगोर को भी साहित्य के क्षेत्र में, इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, टैगोर वाज आल्सो अवार्डेड नोबेल प्राइज एंड लेटर W.B. येट्स वाज आल्सो अवार्डेड नोबेल प्राइज। इसको भी नोबेल प्राइज मिला था। फर्क बस इतना है कि टैगोर को तो 1913 में मिल गया था। जब टैगोर को 1913 में पुरस्कार मिला तब W.B. येट्स ये नोबेल कमेटी के मेंबर थे, लेकिन उनको बाद में मिला, उनको 1923 में मिला। ही वॉज अवॉर्डेड लेटर आफ्टर 10 ईयर्स, आफ्टर ए डिकेड। एक डिकेड माने एक दशक के बाद मिला उनको। सन 1923 में जो है इन्हें भी मिला था पुरस्कार W.B. येट्स। एक बात और समझे बच्चों, अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट W.B. येट्स है, अगर आपको कह दिया जाए कि यह क्रिया बनो, जैसे मैं कहता हूं कि W.B. येट्स वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, तो बच्चों मैंने वाज लगाया, वर्ड नहीं लगाया। समझ रहे हैं मैंने क्या समझाया था आपको? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कहा था अगर किसी प्रॉपर नाउन के अंत में एस जुड़ा हुआ है, जैसे मैथमेटिक्स के अंत में एस जुड़ा हुआ है, तो क्या मैथमेटिक्स बहुवचन हो गया? यूनाइटेड स्टेट्स हैज ए बिग नेवी, द का प्रयोग तो होगा, द यूनाइटेड स्टेट्स बोलना चाहिए था मुझे। द यूनाइटेड स्टेट्स हैज ए बिग नेवी। तो आप देखते हैं बच्चों उसके आइए आपने हैज का प्रयोग किया है, होगा नहीं किया है। समझ में आ रही है मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? कभी कभी क्या होता है बच्चों, जो प्रॉपर नाउन है उसको एंड से जोड़ दिया जाता है। जैसे रोमियो एंड जूलियट वाज रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। वाज क्यों बोला मैंने, वर क्यों नहीं बोला? इसलिए बोला बच्चों क्योंकि जो ये रोमियो एंड जूलियट है, एक्चुअली दिस इज द नेम ऑफ ए बुक, एक्चुअली दिस इज द नेम ऑफ ए ड्रामा एंड एक्चुअली दिस इज द नेम ऑफ ए ट्रेजेडी। ये ड्रामा है, ये एक ऐसा ड्रामा है जो दुखांत है,
जिसमें नायक और नायिका का अंततोगत्वा मिलन नहीं होता, रोमियो मर जाता है, जूलियट भी मर जाती है, तो इस कहानी को आप कॉमेडी माने सुखांत नहीं कह सकते हैं, ये कहानी दुखांत है। समझ में आ रही है? जिसमें अंत में नायक नायिका नहीं मिल पाते हैं, तो इस प्रकार के जो नाटक होते हैं उन्हें आप दुखांत की श्रेणी में रखते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं ट्रेजेडी। लेकिन जो जिसमें अंत में नायक नायिका का मिलन हो जाता है और सभी समस्याओं के ऊपर दे ओवरकम ऑलमोस्ट एवरी प्रॉब्लम, जब वो लगभग प्रत्येक समस्या के ऊपर जीत के आ जाते हैं, कामयाब हो जाते हैं सभी समस्याओं से, तो इस प्रकार का जो नाटक होता है बच्चों, उसका सुखांत होता है, उसका अंत बड़ा सुखद होता है, इसलिए उसको हिंदी में सुखांत, अंग्रेजी में कॉमेडी कहते हैं, कामदी। कॉमेडी को हिंदी में कामदी भी कहा जाता है। कामदी से मेरा मतलब अकेडमी को हिंदी में बोलते हैं आप अकादमी, टेक्निक को आप हिंदी में बोलते हैं तकनीक, तो यार ये हिंद से अम्बे। कॉमेडी को आप हिंदी में कामदी भी कह सकते हैं, कामदी। वैसे तो इसका शुद्ध हिंदी अनुवाद तो सुखांत होता है। मैं दूसरी तरफ चला गया था, वापस मुद्दे की बात पे आऊंगा, है ना। तो ये थे W.B. येट्स, ये इनके मित्र थे, इन्हें भी पुरस्कार मिला था, इन्हें भी मिला था। तो टैगोर को नोबेल प्राइज मिला था इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर। आप जानते हैं टैगोर वाज द फर्स्ट एशियन टू रिसीव द नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर। टैगोर न केवल भारत के अपितु एशिया के वो पहले शख्स थे जिन्हें साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। हमें उन्होंने जनगण मन दिया, बता रहा था मैं आपको, और जो बांग्लादेश वाले हैं उनको उन्होंने दिया अमर सोनार बांग्ला। ये क्या है? ये वहां का नेशनल एंथम है। जनगण मन क्या है? ये इंडिया का नेशनल एंथम है। एंथम का मतलब गान होता है और सॉन्ग का मतलब गीत होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का राष्ट्रगान, तो जनगण मन, रिटन बाई, कंपोज्ड बाई सर रविंद्रनाथ टैगोर। सर इसलिए बोला क्योंकि एक्चुअली इनको सर की उपाधि दी गई थी, नाइटहुड की उपाधि भी मिली थी इन्हें, लेकिन सन 1999 जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में, इन द प्रोटेस्ट ऑफ जलियांवाला बाग ट्रेजेडी, जलियांवाला बाग ट्रेजेडी जो हुई, जलियांवाला बाग का जो हत्याकांड हुआ, उसके विरोध में इन्होंने क्या किया? इन्होंने लौटा दिया उस पुरस्कार को। वो नाइटहुड की उपाधि इन्होंने नहीं ली। ये सच्चे देशभक्त थे, ये सच्चे देशभक्त थे, ये शिक्षा को समर्पित बड़े एक संत थे, ऋषि थे। मतलब आप यूं कह सकते हैं कि टैगोर वाज ए सेंट ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन जो है शिक्षा को समर्पित ऋषि थे। जैसे आप जानते हैं रविंद्र जी, अपने हमारे जो ये कलाम साहब हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को हम विज्ञान ऋषि कहते हैं। वो विज्ञान को समर्पित संत थे। टैगोर को शिक्षा ऋषि कहा जा सकता है। विश्व भारती यूनिवर्सिटी के फाउंडर थे ये, है ना। और इनका बड़ा खतरनाक कंट्रीब्यूशन है लिटरेचर में। मैं बता रहा था, गोरा उपन्यास है इनका, बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है इनका गोरा। डाकघर दूसरा है, कर्णकुंती संवाद तीसरा है। ये जो कर्णकुंती संवाद ये नाटक है ना, डाकघर है। मैंने बताया आपको हंगरी स्टोन्स, ये भी इनकी रचना है। काबुली वाला इनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध कहानी है। काबुली वाला को तो ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जो 10वीं 12वीं के अंदर आ जाए, 12वीं कक्षा पास कर जाए, काबुली वाला नहीं पढ़े। काबुली वाला तो उसको पढ़ना ही पड़ता है। जैसे मुंशी प्रेमचंद की ईदगाह कहानी है ना, तो ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसने ईदगाह नहीं पढ़ी होगी, क्योंकि 10वीं में आने से पहले पहले उसको कहीं न कहीं प्रेमचंद की ईदगाह से जरूर एक बार रूबरू होना पड़ता है। कहानी कुछ ऐसी है, मोस्ट एंथोलॉजाइज्ड है वो मुंशी प्रेमचंद की। इनकी काबुली वाला बड़ी फेमस कहानी। तो देखना बच्चों, ये कह रहे थे कि हमें जो देश है उसकी आजादी चाहिए, हमारा देश स्वतंत्र होना चाहिए। हालांकि आपको पता है कि जब देश स्वतंत्र हुआ था तो उसके कुछ ही दिनों पहले इनका स्वर्गवास हो गया था। तो इन्होंने स्वतंत्र भारत माता की तस्वीर तो नहीं देखी थी, लेकिन मन ही मन इन्होंने स्वतंत्र भारत की, स्वतंत्र भारत माता की परिकल्पना की थी। इन्होंने जैसे स्वतंत्र भारत की परिकल्पना की थी, उसका वर्णन इन्होंने इस आध्यात्मिक गीत में किया है। ये गीतांजलि में से लिया हुआ है, स्पिरिचुअल सॉन्ग है ये, स्पिरिचुअल सॉन्ग है ये पेट्रियोटिक सॉन्ग है ये। पेट्रियोटिक इसलिए बच्चों क्योंकि ये देशभक्ति पूर्ण बातें हैं इसमें। वो सच्चे देशभक्त थे, इस कविता से ही पता चलता है कि वो अपने देश के बारे में क्या सोचते थे। और एक बात और है, टैगोर का दृष्टिकोण बड़ा विशद था। टैगोर केवल सच्चे देशभक्ति नहीं थे, वो तो सच्चे विश्व भक्त थे। ही बिलीव्ड इन द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ल्ड ब्रदरहुड, ही बिलीव्ड इन द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ल्ड ब्रदरहुड। इसका मतलब वो वसुधैव कुटुंबकम की भावना में विश्वास रखते थे। वो मानव मात्र को प्यार करते थे, वो मानव मात्र में ईश्वर का दीदार करते थे। इसी प्रकार की भावनाएं जो इस कविता में आई है बच्चों। कवि कहते हैं कि मेरा देश आजाद तो होना चाहिए, मेरा देश आजाद होना चाहिए, लेकिन मेरा देश जो है कुछ ऐसा आजाद होना चाहिए वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, जहां दिमाग में किसी प्रकार का भय न हो। एंड द हेड इज हेल्ड हाई, और सर सदैव गर्व से उन्नत रहे। ये कहना बहुत जरूरी था इनका। इस लाइन से आपको ऐसा प्रतीत हो जाना चाहिए कि टैगोर वास्तव में भारत के बेटे थे, क्योंकि ये गुण तो भारत का ही तो है। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, ये हमारा ही कोटेशन है। हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं,
हम दूसरों को गुलाम भी नहीं बनाना चाहते हैं, हम स्वतंत्रता की कदर करते हैं। वन वन स्वतंत्रता दीप लिए फिरने वाला वह बलवान कहाँ। टैगोर की, अपने दिनकर की एक बड़ी फेमस कविता है हिमालय के प्रति, उसमें एक लाइन लिखी है उन्होंने कि वन वन स्वतंत्रता दीप लिए फिरने वाला वह बलवान कहाँ। वो महाराणा प्रताप थे जो जंगल जंगल भटके थे आजादी का दिया लेकर के। आंधी आई तूफान आए और गए, पर आजादी का दिया जो उन्होंने जलाया वह बदस्तूर जल रहा है, आज भी जल रहा है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि अब हम उसे किसी भी सूरत में बुझने नहीं देंगे। इस आजादी के दिए के लिए हमारे जो देशभक्त हैं उन्होंने अपने प्राण की बाजी लगा दी, जान की बाजी लगा दी, उस आजादी के दिए की बात है। तो वो कहते हैं कि मेरा देश जो है आजाद होना चाहिए और मेरे देश के हर नागरिक का सर गर्वोन्नत होना चाहिए। गर्व प्लस उन्नत यानी गर्वोन्नत, जानते हैं। मेरे देश के हर नागरिक का सर जो है गर्व से ऊंचा रहना चाहिए। मेरे देश के हर नागरिक का सर गर्व से ऊंचा रहना चाहिए। आप समझ रहे हैं, ये जो मूल्य है, ये जो वैल्यू है, ये तो इंडिया का वैल्यू है, ये बाहर का वैल्यू नहीं है। इस लाइन से ही इस बात का पता चलता है कि टैगोर वाज ए रियल एंड ट्रू सन ऑफ द ग्रेट मदर। टैगोर हमारी भारत माता के न केवल सच्चे अपितु बहुत अच्छे बेटे थे। इस लाइन से पता चलता है। आगे देखेंगे हम, वेयर नॉलेज इज फ्री, बताया था जहां ज्ञान के ऊपर किसी प्रकार का बंधन नहीं होना चाहिए। दया पंवार अंग्रेजी के बहुत अच्छे कवि हैं बच्चों, देखो क्या बता रहा हूं मैं। दया पंवार एंग्लो इंडियन पोएट है। एंग्लो इंडियन क्यों है? अंग्रेजी में लिखते हैं लेकिन इंडियन है। ये जो कवि है रविंद्रनाथ टैगोर, ये क्या है? एंग्लो इंडियन पोएट है। तोरू दत्त क्या है? एंग्लो इंडियन पोएटेस है। आर के नायर क्या है? एंग्लो इंडियन राइटर है। आर के नारायण जिन्होंने गाइड नॉवल लिखा है ना, गाइड जो है उसके ऊपर मूवी बनी है और भी जाने कितनी कितनी फेमस कहानियां उनकी है ना। तो मैं दूसरी बात बता रहा था आपको, दया पंवार के बारे में कह रहा था। दया पंवार की बच्चों एक कविता है, उस कविता के अंदर वो कहते हैं, ओ पोएट हाउ कैन वी कॉल यू ए ग्रेट पोएट। हे महान कवि, हे संसार के आदि कवि वाल्मीकि, हम आपको एक महान कवि कैसे कह सकते हैं? नहीं कह सकते हम, क्योंकि आपने जब रामायण लिखी तो अच्छी अच्छी बातें लिखी, लेकिन आपने एक बात तो लिखी ही नहीं। कहते हैं भगवान श्री रामचंद्र ने शंभुक नाम के एक व्यक्ति को केवल इसलिए मार दिया था क्योंकि वह नीची जाति का था और उसने शास्त्रों का अध्ययन करने का दुस्साहस किया था। बात को समझना। ये सवाल उठाया दया पंवार ने उस कविता में कि शंभुक नाम का कोई व्यक्ति था एंड ही केम फ्रॉम द लोअर कास्ट, और वह नीची जाति का था। उसका जन्म जो है कुलीन वर्ग में नहीं हुआ था, वह विजात वर्ग का नहीं था। और उसने जो वेदाज, द पुराण्स, आई मीन द रिलीजियस स्क्रिप्चर्स, जो धार्मिक ग्रंथ है उनको पढ़ने का दुस्साहस किया था। ये गुनाह था इसका, और कहते हैं भगवान श्री रामचंद्र ने उसका सर काट दिया था। ऐसा भारत नहीं चाहिए हमें। टैगोर कहते हैं ऐसा भारत नहीं चाहिए हमें। यहां हर किसी के लिए ज्ञान के दरवाजे खुले होने चाहिए। यहां हर किसी के लिए ज्ञान के दरवाजे खुले होने चाहिए। या ज्ञान के ऊपर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। देयर मस्ट नॉट बी एनी टाइप ऑफ रेस्ट्रिक्शन ऑन रिसीविंग और अचीविंग नॉलेज। ज्ञान को अर्जित करने पर किसी भी प्रकार का पहरा नहीं होना चाहिए, कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। ज्ञान आजाद होना चाहिए। व्यक्ति जब स्वतंत्र होगा, जब उसका मस्तिष्क स्वतंत्र होगा, जब उसके मस्तिष्क के ऊपर किसी प्रकार का अंकुश नहीं होगा, तभी तो अच्छा लिखेगा। आपको पता है जब अंग्रेजों का राज था हमारे देश के ऊपर, तो हमारे यहाँ के जो राइटर थे उनकी कलम के ऊपर पहरा लगा हुआ था। नागरलाल चतुर्वेदी ने जब वो कविता लिखी पुष्प की अभिलाषा, बड़ी देशभक्ति कविता है, जेल में डाल दिया उन्होंने। बात समझ में आ रही है आपके? मुंशी प्रेमचंद ने जब सोजे वतन अपना कहानी संग्रह लिखा, उर्दू में था, धरती का दुनिया का सबसे अनमोल रतन, ये उनकी मोस्ट एंथोलॉजाइज्ड कहानी है, उसमें सबसे अच्छी कहानी है। अंग्रेजों ने क्या किया? धरती को जब्त कर लिया, कॉन्फिस्केट कर लिया। ऐसा भारत नहीं चाहिए हमें ऐसा भारत चाहिए जहां हर आदमी आजाद हो, न केवल शारीरिक दृष्टि से अपितु मानसिक दृष्टि से भी, अपितु भावनात्मक दृष्टि से भी। आइए देखिए, वेयर नॉलेज इज फ्री, वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स, जहां पर संसार को टुकड़ों टुकड़ों में न बांटा जाए। जैसे ये बैरवा है, ये ब्राह्मण है, ये जाट है, कुछ नहीं है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर हम भाई भाई, ऐसा कॉन्सेप्ट होना चाहिए। टैगोर कहते हैं कि हमें ऐसा देश चाहिए which must not be broken up into fragments, which must not be broken up into the divisions of caste, creed और language, जहां जाति धर्म और भाषा के आधार पर लोगों को टुकड़ों टुकड़ों में न बांटा जाए, जहां भाई को भाई का दुश्मन न बनाया जाए। ऐसा देश हमें नहीं चाहिए।
हमें कैसा देश चाहिए? हमें एक ऐसा देश चाहिए, हमें एक ऐसा आजाद हिंदुस्तान चाहिए जहां जाति, धर्म और भाषा के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव न होता हो। हमें ऐसा देश चाहिए। आगे देखेंगे बच्चों, द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स। ब्रोकन अप इनटू है यहां, जानते हैं आप इनटू का प्रयोग यहां क्यों हुआ है? मैंने कहा था बच्चों, मैं जब आपको कहता हूं कि ट्रांसलेट दिस पैसेज फ्रॉम इंग्लिश, जैसे मैं आपको कहता हूं ट्रांसलेट द पैसेज इनटू हिंदी, तो आप जानते हैं जब आप अंग्रेजी से पैसेज को हिंदी में अनुवाद करेंगे तो बच्चों क्या होगा? पूर्ण परिवर्तन होगा। जब मैं आपको कहता हूं आइस मेल्ट्स इनटू वाटर, बर्फ पानी में पिघलती है तो पानी जो बर्फ का स्वरूप है उसमें आमूलचूल परिवर्तन होता है। बात समझ में आ रही है? When you divide something into many parts, जब आप किसी चीज को कई भागों में बांटते हैं तो पूर्ण परिवर्तन होता है। जब किसी वस्तु के आकार या उसके फ्लेवर के अंदर पूर्ण परिवर्तन आ जाए तब उसे क्या कहते हैं हम? तब बच्चों हम उसे मेरा मतलब कहते कुछ नहीं है, इनटू प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं और क्या। लेकिन जब आप किसी चीज को हाफ में बांटते हैं तो डिवाइड इन हाफ होता है। कई पार्ट्स में बांटते हैं तो बच्चों डिवाइड इनटू पार्ट्स या फ्रैगमेंट्स होता है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट देखिए, Where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls। देखना क्या होता है नैरो डोमेस्टिक वॉल? नैरो डोमेस्टिक, मैं किताब में से देख के लिख रहा हूं तो इसलिए आप किताब में देख सकते हैं। यह है नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। कहने को तो बच्चों नैरो का मतलब होता है संकीर्ण, जैसे फलां गली है इसमें से बड़ा साधन निकालना बड़ा मुश्किल है, बिकॉज दिस इज ए नेरो स्ट्रीट। ये गली कैसी है? ये बहुत ही तंग गली है। तो संकीर्ण या तंग या सकड़ा ऐसा कुछ मीनिंग है इसका। डोमेस्टिक यानी बच्चों आप सभी जानते हैं घरेलू होता है, और वॉल्स का मतलब आप सभी जानते हैं दीवारें होता है। लेकिन बच्चों यहां उनका तात्पर्य घरेलू दीवारों से नहीं है, यहां उनका तात्पर्य उन दीवारों से है जो दीवारें हमने जाति के नाम पर खड़ी कर दी है। यहां इनका तात्पर्य उन दीवारों से है जो दीवारें हमने भाषा के नाम पर खड़ी कर दी है। यहां उनका तात्पर्य उन दीवारों से है जो दीवारें हमने धर्म के नाम पर खड़ी कर दी है। मैं समझाना चाहता हूं कि इकबाल ने बहुत पहले लिखा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। ये मुस्लिम लोग जो है इनका मजहब भी कोई हमें आपस में लड़ना थोड़ी सिखाता है। आप धर्म को गलत तरीके से इंटरप्रीट करते हैं, आप रिलीजियन को गलत तरीके से व्याख्या करते हैं, लेकिन किसी भी धर्म में यह लिखा हुआ नहीं है कि हम किसी के साथ में शत्रुता का भाव रखे हैं। हर धर्म का अंतिम उद्देश्य एक ही है, एवरी रोड ऑफ द वर्ल्ड लीड्स टू रोम। दुनिया का हर मार्ग, दुनिया की हर सड़क रोम में जाकर मिलती है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आप हिंदू के मार्ग से आए, चाहे मुस्लिम के मार्ग से आए, चाहे किसी अन्य मार्ग से आए, लेकिन हम सबकी मंजिल एक है, सबका मालिक एक। हम सबकी मंजिल एक है, सबका मालिक एक। बात समझ में आ रही है? तो यहां बताया गया है बच्चों, हमें ऐसा भारत देश नहीं चाहिए जहां पर जाति की दीवारें खड़ी हो, जहां धर्म की दीवारें खड़ी हो और क्या खड़ी हो, और जहां पर भाषा की दीवारें खड़ी हो, और जो भाई भाई हैं भाई भाई का दुश्मन हो जाए, भाई भाई का दुश्मन हो, है ना। इस प्रकार का भारत हमें नहीं चाहिए। हमें तो एक ऐसा भारत चाहिए जहां का हर मनुष्य प्राणी मात्र में ईश्वर का दीदार करे, जहां का हर मनुष्य इस देश के जो वैल्यूज हैं, इस देश के जो नैतिक मूल्य हैं उनमें न केवल विश्वास करे अपितु जीवन में उनको उतारे। बात समझ में आनी चाहिए। बाकी बात बच्चों में 2 मिनट के ब्रेक के बाद करें। समझ गए होंगे आप कि टैगोर किस प्रकार के भारत की परिकल्पना कर रहे थे। ये टैगोर के सपनों का भारत नहीं है, ये महात्मा गांधी के सपनों का भारत भी है, ये हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सपनों का भारत भी है, ये सरदार भगत सिंह जो शूली पे चढ़ गए देश के लिए हंसते हंसते, है ना, ये उनके सपनों का भारत है। परंतु जैसा सपना उन्होंने देखा था शायद वैसा भारत हमसे बन नहीं पाया है। अब परिवर्तन हो रहा है, अब परिवर्तन हो रहा है।
भारत देश जो है अपने अतीत की गौराइयों, अपने अतीत के गौरव की जो ऊंचाइयां हैं उनको छूने वाला है। पिछले 10 या 20 साल में भारत ने जितनी तरक्की की है उतनी शायद पिछले 200 सालों में नहीं की है। तो आप ये मान के चलिए कि जैसा भारत वो चाहते थे वैसा भारत हम नहीं बना पाए हैं, परंतु हम सबको प्रयत्नशील रहना चाहिए। हम सबको इस क्षेत्र में अपना अवदान या अपना योगदान देना चाहिए, क्योंकि उनके सपनों का भारत, उनके सपनों के भारत का निर्माण करने का दायित्व केवल एक अकेले व्यक्ति का नहीं है, हम सबका है। ये हम सबका दायित्व है। तो देखेंगे बच्चों आगे क्या लिखा है। Their words come out from the depth of truth। जहां के लोगों की कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए। देखो वो कहता है मेरे देश के वासी ऐसे हों। टैगोर कहते हैं कि मेरे देश के वासी ऐसे हों जो बोलते हो वही करते हो। जिन लोगों की कथनी और करनी में फर्क नहीं होता हो, वे जब बोले तो कहां से बोले? वो आत्मा की गहराई से बोले। जब वो बोले तो आत्मा की गहराई से बोले, और जब वो बोले तो उससे पहले उसे तोले। ऐसे नागरिक होने चाहिए मेरे देश के। देखो कभी जो हमारे जो कवि हैं रविंद्रनाथ टैगोर, ये बहुत अच्छी बात बता रहे हैं, ये देशभक्ति की बात बता रहे हैं। और बच्चों देशभक्ति मेरा पसंदीदा विषय है। जब देशभक्ति के ऊपर बोलना होता है तो मैं थोड़ा अच्छे से बोल पाता हूं, क्योंकि कहते हैं एक मास्टर का, एक टीचर का यह दायित्व बनता है कि वो देशभक्त तैयार करे। मेरे बच्चे पढ़ लिख करके बड़े अधिकारी बन जाएं, ये मेरा एक उद्देश्य हो सकता है, परंतु ये मेरा एकमात्र उद्देश्य नहीं है। अगर मेरे बच्चे केवल देश पढ़ लिख करके बड़े अफसर ही बने, परंतु उनके जीवन में उन्होंने उन वैल्यूज को नहीं उतारा जिनके लिए भारत की पहचान है, उनके व्यक्तित्व को देख करके उनके व्यक्तित्व से ये गंध नहीं आई, ये पता ही नहीं चला कि ये भारत का बेटा है, तो उसका अफसर बनना बेकार है और मेरा पढ़ाना लिखाना बेकार है। ये पहला उद्देश्य है कि हम आपका जो व्यवहार है उसमें परिवर्तन लाएं। यही तो शिक्षा का उद्देश्य है। क्या है? आपके व्यवहार में अपेक्षागत परिवर्तन लाना ही एक शिक्षक का उद्देश्य है। पढ़ लिख करके तो सभी कामयाब हो जाएंगे, कोई कुछ बन जाएगा, कोई कुछ बन जाएगा, परंतु सबसे पहले आपको बनना पड़ेगा भारत का सच्चा बेटा। सबसे पहले आपको बनना पड़ेगा भारत का एक सच्चा नागरिक। वो नहीं बन पाए तो आपका सब कुछ बनना बेकार है और मेरा बनाना भी बेकार है ना। तो बात को आइए लेंगे हम। Where the words come out from the depth of truth, जहां पर शब्द लोगों के दिल की गहराई से आए, I mean there must not be any difference between their saying and doing। क्या कहा मैंने ये कहा कि उनकी कतरी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए। आपको पता है क्या बोलते हैं लोग और निकलते क्या है? आशाराम यू नो बोलता क्या था, निकल क्या गया? बड़े बड़े कलेक्टर बैठे हैं, बड़े बड़े पदों पे मुखिया बैठे हैं हमारे यहाँ के, लेकिन उनका दूसरा ही रूप सामने आता है। ऐसे रंगे सियार, ऐसे दुरंगे व्यक्ति नहीं चाहिए। ऐसे दुरंगे व्यक्ति जो है वो भारत माता को कलंकित ही करेंगे, वो भारत के गौरव को बढ़ा नहीं सकते। ये बात कहना चाहा है उन्होंने। अब देखो वो जो कहना चाहते हैं उसकी व्याख्या मैं कर रहा हूं, मैं व्याख्या ही तो कर रहा हूं। तो देखो आगे क्या लिखा है। वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ। हमें ऐसे कलेक्टर नहीं चाहिए जो सीट के ऊपर बैठिए खुलेआम रिश्वत लेते हो, बाद में फिर एंटी करप्शन के अंदर फंसते हो, है ना। तो कहने का मतलब यह है कि जो बोले वही वो करे। ऐसा नहीं कि बोले तो अच्छी अच्छी बातें, लेकिन उनके व्यक्तिगत जीवन को जब टटोल के देखा जाए तो उनका आचरण उसके ठीक विपरीत निकले। ऐसे दोगले, ऐसे दोहरे स्वभाव के व्यक्ति नहीं चाहिए हमें। हमारे भारत के जो लोग हों वो कैसे हों? वो जब भी बोले दे शुड स्पीक फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ। वो सच्चाई की गहराई से बोले, उनकी जबान में सच्चाई हो। वो जैसा बोले वो वैसा ही करें, वो जैसा बोले वैसा ही करें। आगे देखेंगे आप। वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म्स टुवर्ड्स परफेक्शन। ये लाइन मेरी सबसे पसंदीदा लाइन है बच्चों, ये लाइन मेरी सबसे पसंदीदा लाइन है। इसको अच्छे समझने की कोशिश कीजिए आप। मानवीकरण अलंकार, अंग्रेजी में बोलते हैं पर्सनिफिकेशन। क्या बोलते हैं? पर्सनिफिकेशन। क्या होता है पर्सनिफिकेशन? पर्सनिफिकेशन बच्चों अंग्रेजी का एक अलंकार है और हिंदी में इसे मानवीकरण कहते हैं। और ये क्या होता है, क्यों कर होता है, इसे आप समझें। देखो जब किसी निर्जीव वस्तु के ऊपर आप मनुष्य के क्रियाकलापों का क्या करें? आरोप करें। जब किसी निर्जीव वस्तु के ऊपर आप मानवीय क्रियाकलापों का आरोप करते हैं तो वह मानवीकरण अलंकार होता है। कवि प्रदीप ने एक गीत लिखा और लता ने उन्हें उस गीत को गाया। मानवीकरण का बहुत अच्छा उदाहरण देता हूं आपको, हिंदी में है। जब घायल हुआ हिमालय खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़ी वो फिर अपनी लाश बिछा दी। अब बताइए बच्चों मुझे,
कैन द हिमालयाज बी एवर इंजर्ड? क्या हिमालय कभी घायल हो सकता है? नहीं हो सकता है। हिमालय तो हिमालय है, वो तो कभी घायल नहीं हो सकता। परंतु आपने ये कहा कि जब घायल हुआ हिमालय, यानी मानवीय क्रियाकलापों का आरोप किया हिमालय के ऊपर, ये मानवीकरण का बहुत अच्छा उदाहरण है। ये तो हिंदी में है और मैं इंग्लिश में दूसरा उदाहरण दूंगा, इंग्लिश में भी दूंगा। तो बच्चों में समझाना चाहता हूं कि जब आप किसी निर्जीव वस्तु के ऊपर मानवीय क्रियाकलापों का आरोप करते हैं तो उसमें जो अलंकार पाया जाता है उसे हिंदी में मानवीकरण तथा अंग्रेजी में पर्सनिफिकेशन कहते हैं। समझ में आ रहा है कुछ? जैसे मैंने आपको कहा कि भारत माता रोपड़ी, भारत माता रोपड़ी, तो भारत माता तो आप जानते हो निर्जीव है, वो कैसे रोएगी? तो आपने उसको क्या किया? उसका मानवीकरण किया, आपने उसका मानवीकरण किया। आगे देखना, एक बहुत अच्छा उदाहरण है, यहां आ रहा है, वेयर द टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म्स टुवर्ड्स परफेक्शन। टायरलेस मान तो सभी जानते हैं, जो कभी टायर्ड नहीं होता है, जो कभी थकता नहीं, अथक। वेयर द टायरलेस स्ट्राइविंग, क्या होता है स्ट्राइविंग? स्ट्राइविंग का मतलब होता है बच्चों प्रयास, कोशिश, अटेम्प्ट। हरिवंश राय बच्चन की वो कविता सुनी होगी आपने, लहरों से डर कर दो का पार नहीं होते, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। स्ट्राइविंग का मतलब होता है बच्चों अटेम्प्ट, कोशिश, ट्राई। वेयर द टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेज, यानी फैलाती है, कोशिशें फैलाती है, किसे? अपनी बाहों को फैलाती है। क्या कोशिशों के पास बाहें होती है? नहीं होती ना, ये मानवीकरण अलंकार है। वेयर द टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म्स, जहां पर अथक कोशिशें अपनी बाहें फैलाए खड़ी हो। टुवर्ड्स परफेक्शन का मतलब होता है पूर्णता की तरफ, जहां पर हमारे अथक प्रयास पूर्णत्व को प्राप्त करने के लिए अपना आलिंगन फैलाए हों और पूर्णत्व को गले से लगाने के लिए बेताब हों। बहुत सरल हिंदी में इसका अनुवाद करता हूं, जहां कोशिशें कामयाबी से मिलने को बेताब हो, जहां कोशिशें कामयाबी से मिलने को बेताब हो, जहां का हर आदमी कोशिश करने में विश्वास करता हो, कोशिश के दम पर कामयाब होना चाहता हो, जहां का हर आदमी जो है वो परिश्रमी हो, श्रम की पूजा करने वाला हो, जहां का आदमी वर्कशर्कर न हो। वर्कशर्कर का मतलब कामचोर होता है। इंडिया को, भारत के बेटों को ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो वर्कशर्कर हो। कर्म ही पूजा है, वर्क इज वर्शिप, यही तो नारा है हमारा, यही तो आदर्श वाक्य है हमारा। तो वर्क इज वर्शिप में विश्वास करने वाले लोग हमें चाहिए, हमारे लोग ऐसे होने चाहिए जो कौन से कॉन्सेप्ट में विश्वास करें? वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है, कर्म ही पूजा है। तो वेयर द टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म्स टुवर्ड्स परफेक्शन, जहां पर कोशिशें, अथक कोशिशें अपनी बाहें फैलाए खड़ी हो। क्यों? अपनी मंजिल को गले लगाने के लिए, जहां कोशिशें अपनी मंजिल को अपने आगोश में लेने के लिए बहुत बेताब हो, यानी जहां का हर आदमी प्रयासशील हो, जहां का हर आदमी क्रियाशील हो, जहां का हर आदमी प्रयत्नशील हो, वहां जहां का हर आदमी एक्टिव हो, कोई आदमी पेशिव ना हो। पेशिव का मतलब निष्क्रिय होता है। यहां में लेजी, हमें आलसी व्यक्ति नहीं चाहिए। आलस्य कुतो विदा आलस्य कुतो धनम, संस्कृत में पढ़ा होगा आपने, नहीं पढ़ा होगा तो अब पढ़ देंगे, पर उसका अनुवाद कुछ ऐसा ही, आलस्य कुतो विदा आलस्य कुतो धनम। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। काल करेशो आज करो, राज करेशो अब, पहले में परले होएगी और बहुरी करो ये कब। ऐसे लोग होने चाहिए हमारे आजाद भारत में। देखो बच्चों आगे क्या कह रहे हैं, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habits। यही बताया है। देखो बच्चों, आप इसे मान सकते हो रेगिस्तान, क्या मान सकते हो इसे? डेजर्ट। देखो एक बार मैं क्या चीज समझाना चाहता हूं आपको, और यह है स्ट्रीम। स्ट्रीम का मतलब जानते हो? पानी की धारा, पानी का सोता। एक पानी की धारा चली गई रेगिस्तान में, फिर क्या होगा? वो रेगिस्तान के अंदर सूख जाएगी, पता ही नहीं चलेगा किधर से तो आई और किधर चली। पानी की धारा रेगिस्तान में गई और रेगिस्तान में जाकर के खो गई, रेगिस्तान के द्वारा उसको एब्जॉर्ब कर लिया गया। यहां मैं दूसरी बात बताना चाहता हूं, यहां बच्चों कभी कहता है कि जहां पर तर्क की निर्मल सरितारें, जहां पर तर्क की निर्मल सरितारें, बेतुकी आदतें, रूढ़िवादी आदतें और अंधविश्वासों के रेगिस्तान में अपना मार्ग नहीं खोया हो, जिस तरीके से एक धारा रेगिस्तान में जाकर के अपना मार्ग खो देती है, अपना अस्तित्व खो देती है, ठीक उसी प्रकार से मनुष्य के मन में क्या है? लगातार तर्क उठते हैं,
एक्चुअली कवि ये कहना चाहता है कि ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया मस्ट बी रैशनल होना चाहिए। भारत के आदमी को तार्किक होना चाहिए। तार्किक कौन होता है? हु डज नॉट बिलीव इन सुपरस्टिशंस, जो लकीर का फकीर ना हो, जो लकीर का फकीर ना हो। शिवमंगल सिंह सुमन ने, नहीं, बालकृष्ण शर्मा नवीन ने अपनी कविता में लिखा, बच्चों, हम है निकेतन, हम है निकेतन, हम है निकेतन, हम तो बिना घर वाले हैं, बिना घर वाले हैं। आगे कहता है, हम क्यों बने लकीर फकीर के, हम क्यों बने व्यर्थ में बेमन, हम है निकेतन, हम है निकेतन। यहां पर बताया गया है कि, यहां पर यह बताया गया कि हमें लकीर का फकीर नहीं होना चाहिए। लकीर का फकीर कौन होता है? लकीर का फकीर वह होता है जो परंपरा को अंधी लाठी से पीटता है, परंपरावादी। अरे भाई, आपकी पुरानी परंपराएं हैं, उन्हें मानिए, किसने मना किया है? परंतु अगर आपकी पुरानी परंपराओं में कुछ अवैज्ञानिक बातें हैं, कुछ अतार्किक बातें घुस गई है, उन्हें छोड़ देना चाहिए। उन्हें कहा जाता है डेड हैबिट्स, मृत प्राय आदतें, बेतुकी आदतें। आप जानते हो कि हमारी परंपरा तो ये भी थी कि जिस औरत का पति मर जाए उसको सती हो जाना चाहिए, पर क्या ये अच्छी परंपरा थी? नहीं थी ना, इसे छोड़ देना चाहिए। हमारी परंपरा तो ये भी थी कि लड़कियों को शिक्षा प्राप्त करके क्या करना है? घर में ही रहे, झाड़ू पोछा करे, यही तो परंपरा थी हमारी। पर क्या एक अच्छी परंपरा थी? एक स्वस्थ परंपरा नहीं थी। इट वॉज नॉट ए हेल्दी ट्रेडिशन। इसलिए इस प्रकार की खराब परंपरा को त्याग देना चाहिए। अभी यह कहना चाहता है, इस देश का व्यक्ति वैज्ञानिक होना चाहिए, उसका दृष्टिकोण वैज्ञानिक होना चाहिए। इस देश का व्यक्ति प्राचीन तथा नवीन के अंदर समन्वय करने की क्षमता रखने वाला होना चाहिए। इसीलिए तो बच्चों, टैगोर को एक महान कवि का दर्जा मिला है, क्योंकि इस देश के अंदर महान कवि का दर्जा केवल वही कवि प्राप्त करेगा जो समन्वय की चेष्टा करेगा। विराट समन्वय की चेष्टा करने वाले कवि तुलसीदास थे, इसलिए वो बड़े प्रासंगिक कवि हैं। इतने प्रासंगिक हैं कि वो जीवन में कभी भी, जब तक संसार रहेगा, तुलसी का काव्य कभी अप्रासंगिक नहीं हो सकता है, इररिलेवेंट नहीं हो सकता है। दैट इज यूजफुल, दैट वाज यूजफुल एंड दैट शैल ऑलवेज बी यूजफुल। ठीक है, आइए देखिए। तो वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज, रीजन का मतलब बच्चों कारण नहीं है, रीजन माने तर्क, तर्क, रीजनिंग पढ़ते हो, रीजनिंग, रीजनिंग का मतलब तर्क होता है। वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे इनटू द ड्रीयरी, क्या होता है ड्रीयरी? DREARY, ड्रीयरी यानी होता है बच्चों शुष्क। क्या होता है? इनटू द ड्रीयरी डेजर्ट, इनटू द ड्रीयरी डेजर्ट ऑफ डेड हैबिट्स, इनटू द ड्रीयरी डेजर्ट सैंड। क्या होता है डेजर्ट सैंड? रेगिस्तान में क्या पाई जाती है? बालू रेत। तो रेगिस्तान की जो सिकता है, रेगिस्तान की जो बालू रेत है, उस बालू रेत के अंदर आकर के तर्क की निर्मल सरिता ने रास्ता नहीं खोया हो। मुझे ऐसा हिंदुस्तान चाहिए, हमें ऐसा स्वतंत्र भारत चाहिए जहां पर तर्क की निर्मल सरिता ने बेतुकी परंपराओं, रूढ़िवादिताओं और बेतुकी अंधविश्वासों और अस्वस्थ परंपराओं के मरुस्थल में, जहां पर तर्क की निर्मल सरिता ने अपना पथ न खोया हो, अर्थात जहां के लोग अतार्किक ना हो, जहां के लोगों को तार्किक होना चाहिए। आप किसी बात को केवल इसलिए स्वीकार मत किया कीजिए कि वो बात आपसे मैं कह रहा हूं। आप उस बात को इसलिए स्वीकार किया कीजिए कि आपने उसको अपने तर्क की कसौटी पर परख के देखा तो आपको वो सही लगी। यूं तो आपका अध्यापक, आपका शिक्षक आपको जो बात बताएगा वो उस पर ज्यादा विचार करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो बहुत सारी बातें सोच के कई तर्क की कसौटियों पर कस के ही आपको बताता है। इसलिए गुरु के शिक्षण पर संदेह करना तो ठीक नहीं है। फिर भी भगवान ने आपको भी दिमाग दिया है, क्योंकि आपका जो गुरु है ना, वो भी एक मनुष्य है, वो भी कोई गलत बात बोल सकता है, उससे भी गलती हो सकती है, क्योंकि मैं मास्टर बाद में बना, इंसान पहले, मैं इंसान पहले हूं। तो एक मनुष्य से गलती हो सकती है। अगर मुझसे गलती हो जाए तो आपको पूरा पूरा हक है इस बात का कि आप मुझे डाउट कराएं कि सर आपने जो फला बात बताई थी वो ठीक नहीं थी। आप किसी बात को केवल इसलिए स्वीकार मत किया कीजिए कि वो आपके मम्मी पापा कह रहे हैं, इसलिए भी स्वीकार मत किया कीजिए कि वो आपके गुरु कह रहे हैं। आप उस बात को इसलिए स्वीकार किया कीजिए क्योंकि ईश्वर ने आपको दिमाग दिया है ना। इस दिमाग पे जब आपने तोला, हृदय रूपी तराजू के ऊपर जब आपने उस चीज को तोला और आपको बिल्कुल सही लगी, तो आप उसे स्वीकार किया। ऐसे लोग होने चाहिए इस देश में। ऐसे नहीं है लकीर के फकीर कि साहब जो हमारे बुजुर्ग ये करते आए तो हम भी करेंगे। अरे आपके बुजुर्ग तो बहुत सारे गलत काम भी करते आए हैं, वो आपको नहीं करते हैं। आपको सिर्फ उन अच्छे कामों को ही अपनाना है जो आपके बुजुर्ग करते आए हैं, तो उनके अच्छे कामों को आपको अपनाना है। लेकिन कुछ परंपराएं क्या होता है, समय के अनुसार आउटडेटेड हो जाती है। एक्सपायरी डेट, आप जानते हैं डॉक्टर एक दवा देता है, निश्चित समय में लेते हो तो फायदा, और फिर बाद में क्या हो जाता है, एक्सपायरी डेट हो जाती है। तो इसी प्रकार से बच्चों हमारी परंपराएं भी कालांतर में अस्वस्थ हो जाती हैं।
ऐसी अस्वस्थ परंपराओं को छोड़ देने में ही भलाई। आगे देखेंगे, वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाई दी, जहां दिमाग का संचालन करने वाला, जहां दिमाग के संचालक आप हों, जहां दिमाग की बागडोर आपके हाथों में हो। वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड, जहां हमारा मस्तिष्क सदैव आगे की तरफ प्रवृत्त हो, और किसके द्वारा? स्वयं आपके द्वारा। दी, THEE, दी, ये बच्चों मी का उल्टा है। आप जानते हो ये मी है और ये दी है। दी का मतलब मी का उल्टा है। आप कहोगे साहब इसका मतलब मुझे होता है, इसका क्या होगा? तुझे। लेकिन बच्चों यहां क्या है? एक्चुअली बाई क्या है? प्रीपोजिशन है। और आप जानते हैं कि प्रीपोजिशन के बाद जब भी कोई पर्सनल प्रोनाउन आता है तो वह सदैव अपनी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आता है। जैसे आई किल्ड ए स्नेक, मैंने एक सांप मारा। ए स्नेक वाज किल्ड बाई आई, गलत। शुद्ध क्या है? ए स्नेक वाज किल्ड बाई मी। ऐसा आपने क्यों किया? ऐसा आपने इसलिए किया क्योंकि बाई एक प्रीपोजिशन है, एंड ए प्रीपोजिशन शैल ऑलवेज बी फॉलोड बाय द ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ ए पर्सनल प्रोनाउन। बात समझ आ गई है? एक जो प्रीपोजिशन होता है वह पर्सनल प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव फॉर्म ही अपने बाद में लेके आता है। तो दी को आप ऑब्जेक्टिव माने। क्या माने दी को? ऑब्जेक्ट। एक तो होता है बच्चों दाऊ, THOU, सारे रूप दिखा दूं आपको। ये दाऊ है बच्चों, दाऊ का मतलब यू होता है। एक दी है बच्चों, तो दी का मतलब समझ गए, मी का उल्टा है। और एक होता है बच्चों THY, दाई। दाई किसका? माई का उल्टा होता है। ये माई है ना, MY, माई यानी मेरा, दाई यानी तेरा। एक होता है बच्चों देखो ये माइन, ये माइन है ना, इस माइन का उल्टा होता है दाइन। माइन का उल्टा दाइन होता है, माई का उल्टा दाई होता है। मी का बता दिया मैंने, मी का उल्टा क्या होता है? दी होता है। और दाऊ का मतलब बच्चों यू होता है। दाऊ यानी क्या होता है? यू। एक बात और सुनो, जब बच्चों आप बोलते हो यू आर ए बॉय, और बच्चों अगर आपने दाऊ का प्रयोग कर दिया तो अब क्या आएगा? दाऊ आर नहीं, दाऊ आर्ट ए बॉय। मैं समझाना चाहता हूं कि ओल्ड इंग्लिश में जहां यू के लिए दाऊ का प्रयोग होता है वहां आर के लिए आर्ट का प्रयोग होता है। मैं समझाना चाहता हूं कि ओल्ड इंग्लिश में जहां यू के लिए दाऊ का प्रयोग होता है वहां इसके लिए आर्ट का प्रयोग होता है। तो वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय दी इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन, जहां पर दिमाग आपके द्वारा प्रवृत्त हो, जहां पर दिमाग आपके द्वारा प्रवृत्त हो, किसकी तरफ? पूर्णत्व। देखो इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन का मतलब होता है, एवर वाइडनिंग का मतलब सदैव विस्तृत, मतलब चिर विस्तारशील विचारों और कर्मों में जहां पर मस्तिष्क जो है स्वयं आपके द्वारा प्रवृत्त किया जाए। इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम, आजादी के उस स्वर्ग में। आगे लिखा फादर, माई को काट देना, मैं बता रहा हूं इसलिए, सिर्फ मैं बता रहा हूं इसलिए क्योंकि मैं बता रहा हूं कि ये माई कटेगा तो कटेगा, है ना। और फादर का पहला अक्षर कैपिटल में आया, समझ गया ना, परम पिता है इसका मतलब। इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम फादर, हे परम पिता, आजादी के उस स्वर्ग में। लेट लगाओ, नीचे वाली लाइन में बोला था लेट माई कंट्री अवेक, इसलिए हे परम पिता, हमारे मुल्क को, हमारे देश को आजादी के ऐसे स्वर्ग में जगाओ। ऐसा जो है स्वतंत्र भारत हमें चाहिए, ये सपना था उनका। और इस रूप में बच्चों उन्होंने स्वतंत्र भारत की परिकल्पना की थी। तो इस तरीके से आपने देखा कि बच्चों इस पोएम को मैंने बहुत 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 अच्छे से क्लियर किया है, और ऐसी कोई बात छोड़ी ही नहीं है जो क्लियर नहीं हुई हो। ये पोएम आपकी समाप्त हो गई है। अगली क्लास में जब हम मिलेंगे बच्चों, आज ये वाली जो पोएम है उसे पढ़ें। नमस्कार।